और शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। देश ही नहीं विदेश में भी नवरात्र से पहले गरबा की तैयारियां शुरू हो गई। अमेरिका में भी गरबा की लोकप्रियता देखने को मिली। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया जिसमें अमेरिकी महिलाएं भी गरबा की ट्रेनिंग लेती नजर आईं। इन्हें गरबा सिखाने के लिए भारत से भी कुछ कोरियोग्राफर अमेरिका पहुंचे हैं। खबर है कि राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव के दिन 50,000 से ज्यादा शादियां होंगी। चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद अब इसको लेकर राज्य में कई तरह के समीकरणों पर चर्चा हो रही है। ये आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि उस दिन मतदान में थोड़ी गिरावट रहे। दरअसल वोटिंग के दिन 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी है। ज्योतिषियों का कहना है कि इस दिन का हिंदू समुदाय में काफी अहमियत है। इसी दिन चतुर्मास का समापन होता है और मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीने की नींद के बाद जागते हैं। ऐसे में शादी समेत दूसरे मांगलिक कार्यों की भी इसी दिन से शुरुआत हो जाती है। हालांकि इस साल चुनाव भी इसी दिन है। मतदान करना हर मतदाता का फर्ज है, लेकिन इस बीच ये भी अटकलें लग रही हैं कि अगर कई वोटर मतदान के लिए पोलिंग बूथ पर न पहुंच सकें तो इससे किस पार्टी को ज्यादा फायदा होगा। यूपी के हापुड़ में एक युवक और लड़की को बाइक पर स्टंट करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने इस बाइक का 8,000 रुपए का चालान काट दिया। ये मामला नेशनल हाईवे 9 का है जो दिल्ली से लखनऊ की ओर जाता है। इस वीडियो में दिख रहा है कि ये लड़की चलती बाइक में गलत तरीके से बैठी हुई है। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चालान भेज दिया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक और हाउसिंग सोसाइटी की लिफ्ट फंसने का मामला सामने आया। ये वाकया सेक्टर 151 की जेपी अमन सोसाइटी का है, जहां एक परिवार अपनी बच्चे के साथ लिफ्ट में ही करीब आधे घंटे तक फंसा रहा। फिर किसी तरह इन सभी लोगों को लिफ्ट के अंदर से निकाला गया। वहीं इस मामले में बिल्डर के मेंटेनेंस विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर दिल्ली की खराब होती हवा से जुड़ी है, जिसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ सकता है। सर्दी आने वाली है, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली की एयर क्वालिटी खराब होने लगी है। हालांकि एहतियात बरतते हुए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन के दौरान उड़ने वाली धूल हो और पराली के मामले में लापरवाही जारी है। दिल्ली एक बार फिर गैस चेंबर में तब्दील ना हो, इसलिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है और इसके लिए हॉर्न बजाना भी जरूरी है। अक्टूबर अभी आधा भी नहीं गुजरा, पर दिल्ली की फिजा में जहर घुलने लगा है। सर्दी अभी आई नहीं, लेकिन दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी खराब होने लगी है। और ऐसा क्यों है, ये इस तस्वीर से समझिए। सराय काले खां इलाके में रैपिड मेट्रो का काम चल रहा है, जिसकी वजह से हर तरफ धूल ही धूल है। लेकिन जब दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय निरीक्षण करने गए तो ये देखकर हैरान रह गए कि प्रदूषण रोकने के लिए बनाए गए नियमों का जरा भी पालन नहीं हो रहा। इस तस्वीर को देखकर सवाल लाजिमी है कि क्या सर्दियों में दिल्ली गैस चैम्बर बनने से बच जाएगी। प्रदूषण और पराली के मामले में जो कदम उठाए जा रहे हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रिपोर्ट मांगी है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है। कोर्ट ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट की नजर सर्दियों के दौरान प्रदूषण और पराली जलाने की समस्या पर है। इस मामले में अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। लेकिन जमीन पर हालात कैसे हैं, इसे सराय काले खां इलाके की तस्वीर से समझिए।
राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहरीली होने लगी है। आने वाले दिनों में दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील ना हो जाए, इसलिए सरकार ने कई निर्देश दिए गए हैं, जिसमें सिर्फ एक निर्देश, खास निर्देश ये है, जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट हैं दिल्ली में, निर्माणाधीन साइट है, वहां पे एंटी स्मोक गन का होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अभी हम मौजूद है सराय खाले खां में, जहाँ पे रैपिड मेट्रो का काम चल रहा है। दिल्ली से मेरठ तक ये रैपिड मेट्रो चलाई जाएगी, लेकिन जो स्मोक गन है वो यहाँ पे मौजूद तो है लेकिन चल नहीं रही है, जिसका निरीक्षण खुद आज दिल्ली के पर्यावरण मिनिस्टर गोपाल राय ने किया और पाया कि इस जगह में काफी ऐसी चीजें हैं, काफी ऐसे नियम हैं जिनका उल्लंघन किया जा रहा है। दिल्ली में कुछ दिन पहले से ही एयर क्वालिटी खराब होनी शुरू हो चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI का डेटा देखते हुए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप का पहला चरण लागू कर दिया गया है। तत्काल प्रभाव से तमाम पाबंदियां लागू हो गई हैं। दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान के तहत एंटी डस्ट कैंपेन शुरू कर दिया है, जो 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक चलेगा। सरकार एंटी डस्ट अभियान का सख्ती से निरीक्षण भी कर रही है, लेकिन ऐसी लापरवाही उसके इरादों पर पानी फेर देती है। बहरहाल रैपिड रेल बना रही कंस्ट्रक्शन कंपनी को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। पूरे दिल्ली के अंदर ये एंटी डस्ट कैंपेन चल रहा है 7 तारीख से। उसी के तहत यहाँ ये सराय काले खां में हमने ये निरीक्षण किया है, जहाँ पर कई वायलेशन पाए गए हैं। तो इसको देखते हुए अभी हमने डीपीसीसी को निर्देश दिया है कि इनको जितने पॉइंट पे वायलेशन है इन को जो है अभी नोटिस दिया जा रहा है। 24 आवर के अंदर 24 घंटे में इसका जवाब ये सबमिट करेंगे। अगर प्रॉपर जवाब नहीं आता है तो फिर इनके खिलाफ पेनाल्टी की कार्रवाई शुरू होगी। उम्मीद की जा रही है कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की वजह से दिल्ली की हवा में प्रदूषण को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसके तहत कंस्ट्रक्शन के दौरान धूल कम करने के सभी उपायों का पालन करना होगा। सड़कों पर छिड़काव किया जाएगा। पटाखों पर पूरी तरह रोक रहेगी। होटल रेस्टोरेंट के तंदूर में कोयले या लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होगा। खुले में कूड़ा जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। लैंडफिल साइट पर आग की घटनाएं न हो, इसके इंतजाम किए जाएंगे। 13 हॉटस्पॉट के लिए अलग से योजना बनाई गई है। दिल्ली में इस अभियान को सख्ती से लागू करने के लिए 13 विभागों की 591 टीमें तैनात की गई हैं। साथ ही बड़ी तादाद में मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें, वाटर स्प्रिंकलर और मोबाइल एंटी स्मॉग गन तैनात की गई है। ऐसे इंतजाम से हवा की क्वालिटी पर फर्क पड़ेगा, पर चिंता दिल्ली के आसपास जलने वाली पराली से भी है। ये तस्वीरें हरियाणा के पलवल की हैं, जहां 11 जगहों पर पराली जलाने की रिपोर्ट मिली है। सैटेलाइट से पता लगाकर प्रशासन ने सख्ती से कार्रवाई की और किसानों पर जुर्माना लगाया। इसी तरह करनाल में पराली जलाने के अभी तक 19 मामले सामने आ चुके हैं और यहाँ भी प्रशासन ने किसानों पर जुर्माना लगाया है। किसानों को तो विभाग कई वर्षों से सलाह देता आ रहा है कि पराली में आग लगाना या किसी भी फसल के अवशेष को खेत में जलाना हर तरह से नुकसानदायक है। वो वातावरण के लिए भी नुकसानदायक है, खेत के लिए भी नुकसानदायक है, हमारे जीव जंतु और ह्यूमन बीइंग की सेहत के लिए भी नुकसानदायक है। हर तरह से उसका नुकसान होता है, लेकिन फिर भी किसान कई बार नहीं मानते हैं। तो इसको जागरूक करने के लिए भी अभी इस वर्ष भी अभी इस सीजन में 100 गांव में जागरूकता कैंप चलाए जा रहे हैं और इसमें अभी तक हर्षक द्वारा 5 लोकेशन प्राप्त हुई थी, जिन पे किसानों को वही मौके पर जाकर किसानों को जुर्माना लगाया गया है। प्रशासन पराली को लेकर सख्त है। जुर्माने के साथ किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है, पर प्रदूषण की चुनौती बड़ी है। इससे तभी निपटा जा सकता है अगर नियमों में लापरवाही न बरती जाए। दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वायु प्रदूषण हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। खास करके पराली जलाने से जो धुआं निकलता है वो हमारे लिए कई तरह की समस्याएं पैदा करता है। विस्तार से बता रहे हैं पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर रविंद्र खैवाल। जो है ये पराली जलाने को लेकर आम जनता और किसान क्या सोचते हैं उसके ऊपर है, यानी कि उनका रिस्क परसेप्शन, उनका एटीट्यूड हमने स्टडी किया है, नॉलेज अवेयरनेस। तो इसमें देखा गया कि जो 75% से ज्यादा लोग हैं वो ये देखते हैं कि जो पराली जलाने से आंखों में जलन या सांस संबंधी समस्याएं आती हैं।
उसके बाद देखा गया कि जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 32% के करीब की स्किन प्रॉब्लम आ सकती है। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत ही कम यानी कि 13% लोग ये महसूस कर रहे हैं कि इससे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या रिस्क है, यानी कि दिल संबंधी समस्याएं भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज की तो एयर पोल्यूशन इज अ मेजर रिस्क फैक्टर, यानी कि 77% जो रिस्क हैं वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के हैं, वो स्ट्रोक के हैं, वो कैंसर के हैं। लेकिन ये जो जानकारी है ये फार्मर को अभी नहीं है कि एयर पोल्यूशन इज अ रिस्क फैक्टर टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, स्ट्रोक एंड कैंसर। वो अभी भी इसका जो रूट है, यानी कि जब हम धुआं देखते हैं तो हमारी आंखों पर और स्किन पर या हमारे लंग्स में जाता है तो हम उसी को अपना खतरा मान लेते हैं, बट इससे जो संबंधित बीमारियां हैं वो किस तरह से गंभीर प्रभाव डाल रहे हैं वो नहीं देख पाते। तो उसके लिए फार्मर को जागरूक करना जरूरी है ताकि वो भी चिंतनशील हो और इसको काफी, जैसे हमने देखा है कि सिग्निफिकेंट जो है गिरावट लास्ट ईयर आई है लगभग 50%, वो और कम हो, क्योंकि वो भी जब इसके खतरों को जानेंगे तो वो भी हमारे साथ आने को तैयार होंगे। नेतन्याहू ने किया प्रधानमंत्री मोदी को फोन। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। जंग के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को फोन किया और उन्हें ताजा हालात की जानकारी दी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू को जानकारी देने के लिए धन्यवाद दिया और साफ किया कि भारत हर तरह के आतंकवाद की निंदा करता है। पीएम ने कहा कि भारत के लोग इस कठिन समय में इजरायल के साथ मजबूती से खड़े हैं। उधर प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के बाद नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें मोदी जैसे नेता के साथ से शक्ति मिलती है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को अदालत से राहत नहीं मिली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी रिमांड 3 दिन बढ़ा दी। हालांकि ईडी ने अदालत से 5 दिन की रिमांड मांगी थी। दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर ईडी ने छापेमारी की। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल उनके घर और आसपास मौजूद रहा। कहा जा रहा है कि अमानतुल्लाह पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं के आरोपों में ये छापेमारी हुई। राज्यसभा से निलंबित आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की, जिसमें उन्होंने अपने निलंबन को अदालत में चुनौती दी। पिछले अगस्त महीने में संसद सत्र के दौरान 11 अगस्त को राघव चड्ढा को दिल्ली सेवा विधेयक को लेकर 5 सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर के आरोप में निलंबित किया गया था। खबर है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कई गाड़ियां नियमों से दोगुनी स्पीड से दौड़ती नजर आईं। इनमें कई महंगी गाड़ियां भी शामिल रहीं, जो कि करीब 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी दौड़ी। ऐसे में वहां हादसों की आशंका जताई गई। वैसे इस एक्सप्रेसवे पर निर्धारित स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन अब नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हरियाणा ट्रैफिक पुलिस से बात की है। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनावी घमासान तेज हो गया है। अब सभी की नजर दोनों राज्यों में कांग्रेस की लिस्ट पर टिकी है, जो नवरात्रि की शुरुआत होने के साथ आएगी। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश से दूर ऋषिकेश में गंगा किनारे चिंतन मनन करते शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर चर्चा में है। गंगा की पावन लहरों का पॉलिटिक्स से क्या लेना देना, पर चुनावी बिगुल बजने के बाद शिवराज सिंह चौहान को सबसे पहले मां गंगा की याद आई। वो आशीर्वाद लेने ऋषिकेश पहुंच गए। गंगा किनारे एकांत में चिंतन करते शिवराज की तस्वीर देखकर कुछ को लगा कि मुख्यमंत्री चुनावी रणनीति बना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने तंज कसा कि चुनाव के बाद वहीं स्थायी तौर पर चिंतन मनन करना होगा। अब समय आ गया है जब झूठ की मशीन और घोषणाओं की मशीन बंद होने जा रही है और मध्य प्रदेश की जनता विदा करेगी शिवराज सिंह जी को, जिन्होंने 18 साल हमारा प्रदेश को एक चौपट प्रदेश बना दिया है। शिवराज सिंह बेचारे कहीं गया, वो तो नहीं कह सकते हम हार रहे हैं, सब घर बैठो। उनके पास और कोई उपाय है? शायद वो गलतफहमी में जी रहे हैं। प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के विकास के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के महिला सशक्तिकरण के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के नौजवानों को रोजगार देने वाली योजना के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के गरीब कल्याण के जितने कार्यक्रम हुए हैं उसके साथ है।
जानकार मानते हैं कि मध्य प्रदेश में टक्कर कांटे की है। एक ओर जहां बीजेपी शिवराज सरकार के काम के दम पर जीत का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस नाकामियां गिना रही है। एक ओर बीजेपी का फोकस महिला मतदाताओं पर है, तो दूसरी ओर राहुल गांधी लगातार ओबीसी और आदिवासी मतदाताओं की गोलबंदी में जुटे हैं। गुजरात में नहीं है, मगर मध्य प्रदेश में है। बीजेपी की लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है और उनका पैसा चोरी किया जाता है। मध्य प्रदेश में धुआंधार प्रचार का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी के उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट आ चुकी है। इसी तरह राजस्थान में भी बीजेपी की पहली लिस्ट आ चुकी है, लेकिन दोनों राज्यों में कांग्रेस ने अभी लिस्ट जारी नहीं की है। शायद इसी सिलसिले में गहलोत ने आज सोनिया गांधी से मुलाकात की। साथ ही बीजेपी की लिस्ट में 7 सांसद होने पर निशाना साधा। अगर 7 एमपी उतारे हैं तो इन्होंने हार पहले स्वीकार कर ली है, क्योंकि आप बताइए 7 मेंबर पार्लियामेंट इतिहास के अंदर किसी राज्य में नहीं उतारे गए होंगे। राजधानी सरकार गिरा नहीं पाए लोग। वो दर्द ऐसा इनके कोने में छिपा हुआ है, बार बार वो दर्द बाहर निकलता है, मोदी जी हो या अमित शाह जी हो। जीत का समीकरण तो अपना पूरे प्रदेश में बन रहा है, केवल सवाई माधोपुर में नहीं बन रहा। पीएफआई कोटा में जुलूस निकाल सकती है, विजयदशमी का जुलूस हम नहीं निकाल सकते। राम की यात्रा निकाल नहीं सकते भगवान की। अभी हनुमान चालीसा जयपुर में जो की थी उनको नोटिस दे दिए। तो सनातन धर्म पर जो हमला हो रहा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आमागढ़ का आपके सामने उदाहरण। राजस्थान में जीत के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई है। मध्य प्रदेश की तरह यहाँ भी रणनीति के तहत सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अंदाजा है कि कांग्रेस की लिस्ट भी बनकर तैयार है, जिसे नवरात्र शुरू होते ही जारी कर दिया जाएगा। काम बताना चाहिए बीजेपी को कि वसुंधरा जी की सरकार के समय क्या हालात थे राजस्थान के, और केंद्र की बीजेपी की सरकार ने क्या किया, उपलब्धि बतानी चाहिए अपनी। हम हमारी उपलब्धि बताते हैं, हमारा काम बताते हैं, हमारी सेवा बताते हैं, उसके आधार पर वोट मांगते हैं। और आप देख लेना आने वाले समय में बड़ा भारी रिजल्ट आएगा। और कल इन्होंने जो सीटें घोषित की है वो कोई बहुत अच्छे उम्मीदवार इनके मैदान में नहीं उतारे, पता नहीं चलेगा कहाँ गए ये उम्मीदवार। राजस्थान में चुनाव सबसे आखिर में है, इस लिहाज से दोनों पार्टियों के पास प्रचार के लिए ज्यादा वक्त होगा और तय है कि पार्टियां जीत के लिए कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से जुड़ी तमाम अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 567 अंक चढ़कर 66,079 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 177 अंकों की तेजी रही, ये 19,690 पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 26 शेयरों में तेजी और 4 में गिरावट देखी गई। दिल्ली सराफा बाजार में एक बार फिर सोने चांदी के भाव में तेजी रही। सोने की कीमतों में 250 रुपए का उछाल है। दिल्ली में अब 10 ग्राम सोने की कीमत 58,600 रुपए हो गई है। वहीं चांदी की कीमत भी 100 रुपए बढ़ी। अब 1 किलो चांदी की कीमत 72,600 रुपए हो गई। आईएमएफ की ओर से भारत के लिए गुड न्यूज आई। उसने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत का जीडीपी बढ़त दर अनुमान बढ़ा दिया। पहले आईएमएफ ने इसके 6.1% रहने का अनुमान जताया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 6.3% कर दिया गया। वहीं इसी मामले में कहा गया कि भारत से चीन पिछड़ सकता है। कार कंपनी निसान इंडिया मोटर्स ने भारतीय बाजार में सबसे सस्ती एसयूवी लॉन्च कर दी। कंपनी ने इसे इजी शिफ्ट नाम दिया है। ये कंपनी की सबसे पॉपुलर एसयूवी मैग्नाइट का एएमटी यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एडिशन है। कंपनी ने इसे 4 वेरिएंट में लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती कीमत 6,49,900 रुपए है। इसकी बुकिंग शुरू हो गई है। 11,000 रुपए टोकन मनी देकर इसकी बुकिंग की जा सकती है। मैग्नाइट इजी शिफ्ट में सबसे खास बात यह है कि जरूरत पड़ने पर इसे मैनुअल से ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है।
और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। झारखंड के दुमका में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी एक सड़क ने उस इलाके के लोगों को प्रगति मार्ग से जोड़ दिया है। दरअसल ये सड़क बनी है वहां के 1500 फीट ऊंचे पहाड़ी इलाके में, जहां लंबे समय से पहाड़ियां जनजाति के लोग रह रहे थे, लेकिन जरूरी सुविधाओं से वंचित थे। स्कूल और अस्पताल जैसी जरूरतों के लिए भी उन्हें मीलों फासला तय करना पड़ता था, वो भी ऊंची नीची पथरीली राहों पर। लेकिन अब यहां की तस्वीर बदल गई। ये सड़क झारखंड के दुमका में 1500 फीट ऊंचे पहाड़ पर है, वहां जहां बड़ी तादाद में आदिम जनजाति पहाड़िया का बसेरा है। 18 किलोमीटर लंबे इस सड़क से आसपास के 14 गांव जुड़े हैं। इन गांवों में पहाड़िया जनजाति के लोग लंबे समय से रह रहे हैं, लेकिन उनके लिए भोर अब हुई है। वर्षों लंबे इंतजार के बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये सड़क इनके घरों तक पहुंची है। इससे पहले जीवन तो था, मगर अंधकार से भरा था। यहाँ के लोग जरूरी सुविधाओं से महरूम थे, लेकिन इस एक सड़क ने मानो उनकी जिंदगी बदल दी है। पहले जब रोड नहीं था तो उस टाइम बहुत दिक्कत होती थी। जब लोग बीमार होते थे तो मरीज लोग वो लोग को नहीं हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा सकते थे वो लोग को। तो जब से ये रोड बनी है तब से एम्बुलेंस सब आती है जाती है। पहले तो कोई गाड़ी नहीं आना चाहती थी यहाँ पे, क्योंकि रोड इतना खराब था कि मतलब कोई यहाँ तक आना ही नहीं चाहता था। इसलिए हम लोग को बहुत सुविधा हुई है और हम लोग स्कूल भी नहीं जा पाते थे। अब जब से रोड बनी है तो हम गाड़ी सब आना जाना होता है, तो हम लोग जाते हैं स्कूल। पहले जैसे कष्ट था अब उसी तरह नहीं है। अब बहुत आसानी से आने जाने में सुविधा मिल रहा है। अब इसी तरह ही रहना चाहिए। रोड नहीं था उस टाइम, जब हम लोग को जाने आने में काफ़ी दिक्कत होती थी। और जैसे गांव में बीमारी जो होता था उसको भी ले जाना बहुत दिक्कत था। खटिया में ढो के लेके जाते थे। इन गांवों को कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब ये सड़क इन गांवों को प्रगति मार्ग पर ले जाएगी। यहाँ लोग और सुविधाएं चाहते हैं, लेकिन जितना मिला है उससे खुश भी बहुत है, क्योंकि 1500 फीट की ऊंचाई पर सड़क बनाना भी एक बड़ी चुनौती थी। इतनी ऊंचाई पर सड़क बनाने के लिए जरूरी सामान ले जाना सबसे कठिन चुनौती थी। काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पानी की समस्या यहाँ बहुत जा रही है। टैंकर के द्वारा पानी ला के यहाँ काम कराया गया है। साथ ही साथ मटेरियल भी जो आते थे वो पूरे मतलब जो भी हाईवे से मटेरियल आ रहे थे वो पूरे मतलब ओवरलोड लोडेड नहीं आते थे। हाफ हम लोग डालना पड़ता था, क्योंकि इतना ज्यादा ग्रेडियंट था। मतलब सब मिलाकर हम लोग कहें तो इसमें हम लोग बहुत चैलेंजिंग मतलब जॉब करना पड़ा हम लोग को। अब सड़क बनकर तैयार है। जिन्हें अपने रोजगार के लिए शहर तक जाकर लौटने के लिए 2-3 दिनों का वक्त निकालना पड़ता था। कोई बीमार हो जाए तो जान बचाने के लिए पहाड़ के उबड़ खाबड़ ऊंचे नीचे रास्तों से गुजर कर जाना पड़ता था। स्कूल जाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता था। अब ये सारी मुश्किलें आसान हो गई हैं। सभी गांव वालों को हम लोग वहाँ एक काम भी कराएंगे अभी, ताकि वहाँ बेसिक फैसिलिटीज और भी कुछ कमी है। और माननीय मुख्यमंत्री सर का आदेश है कि एम्प्लॉयमेंट से जोड़ना है, तो मुख्यमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के तहत भी हम लोग वहाँ लोगों को मदद करने के लिए कोशिश करेंगे। अन्य स्कीम भी हम लोग को वहाँ जाके ये रिव्यू करेंगे कि प्रगति क्या है, ताकि लोगों को विश्वास रहे कि हम लोग उनके साथ। लंबे वक्त तक नक्सलियों के खौफ के साए में रही इस पहाड़ी पर अब बारूद की गंध नहीं, बल्कि इनके फिजाओं में पौधे और वनस्पतियों की सुगंध है। सरकार अब इसे पर्यटन क्षेत्र घोषित करने की योजना बना रही है। मृत्युंजय कुमार पांडे, दुमका, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। आज का मुद्दा दिल्ली से जुड़ा है, जहां एक बार फिर पब्लिक प्लेस पर लगे सजावटी सामान चोरी हो गए। जी हां, G20 समिट के दौरान देश की राजधानी को सजाने के लिए रखे गए गमलों की चोरी के बाद अब चोरों ने भारत मंडपम के पास लगे फव्वारों को निशाना बनाया है। भारत मंडपम के गेट नंबर 4 के पास लगाए गए फाउंटेन से एक ही रात में 24 नोजल चोरी कर लिए गए। इसके पहले भी प्रगति मैदान के आसपास लगे फाउंटेन से नोजल चोरी होने की शिकायतें पुलिस में दर्ज कराई गई थी। PWD
अफसरों का कहना है कि फाउंटेन में लगे नोजल पीतल के होते हैं, जो कि लोहे की तुलना में महंगे बिकते हैं, इसलिए चोरों ने इन्हें निशाना बनाया। हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया की ये रिपोर्ट देखिए। मेरे पीछे चल रहा ये फाउंटेन आपको बहुत खूबसूरत लग रहा होगा। ये दरअसल तब बनाया गया था जब दिल्ली में G20 का आयोजन किया गया था। भारत मेजबानी कर रहा था और ये उसका मेन वेन्यू था, प्रगति मैदान, जहां पर भारत मंडपम भी बना हुआ है। लेकिन अब इसी खूबसूरती में दिल्ली के ही कुछ लोगों ने सेंधमारी करनी शुरू कर दी है। आपको बताएं कि जो फाउंटेन है ये सबसे बड़ा फाउंटेन यहाँ पर है। ऐसे कई और फाउंटेन बनाए गए थे, लेकिन अब यहाँ पर इन फाउंटेन्स के जो नोजल हैं वो चोरी होना शुरू हो गए हैं। ये जो आप नोजल देख रहे हैं, इस तरह के नोजल यहाँ पर लगे हुए थे, लेकिन आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे आप देखते जाइए कि यही नोजल चोरी हो गए हैं। ये जो फाउंटेन आपको हम दिखा रहे हैं ये सबसे बड़ा फाउंटेन था जो कि बनाया गया था, और यहाँ से आप देखिए कि जो नोजल हैं वो यहाँ से अब गायब होते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे, और ऐसे 24 नोजल इससे चुरा लिए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि ये चोरी रात के वक्त हुई। हालांकि दलील ये भी दी जा रही है कि रात में भी यहाँ पर गार्ड मौजूद रहते हैं, लेकिन कैसे रहते हैं और किस तरह से वो काम करते हैं इसकी वानगी यहाँ पर साफ साफ दिखाई पड़ रही है। बहुत अच्छा ये फाउंटेन बनाया गया, लोकेशन बड़ी अच्छी है। जब बन रहा था आपको उम्मीद हुई कभी अपनी फैमिली को लेकर आऊंगा, लेकिन अब तो यहाँ पर चोरी होना शुरू हो गई। तो क्या लगता है? अब तो बहुत बुरा लगता है इसको देख के, क्योंकि आधे चलते हैं आधे नहीं चलते हैं। ये देखो पहले इतना खूबसूरत लगता था, पूरा चलता था, तो अब तो ये आधे भी नहीं चल रहे हैं। देखो उधर उस साइड के खत्म हो गए हैं, ये खत्म हो गए हैं। अब तो बहुत बुरा लगता है। फैमिली को लेके आएंगे तो क्या दिखाएंगे बच्चों को? सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए, और जो यहाँ के गार्ड्स वगैरह हैं थोड़ा उनको समझाना चाहिए कि अपनी जो जिम्मेदारी है ठीक से निभाएं और अपने काम को वो काम समझें। यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको मेंटेन रहना चाहिए, थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए उनको। बहुत खूबसूरत था जिस टाइम पे था, अब तो बहुत ही बेकार लग रहा है। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये कुछ दिन बाद ये भी गायब हो जाएगा, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, मजा थोड़ी आएगा फिर जैसा पहले था। कितनी लापरवाही बरती गई है उन चीजों को मेंटेन करने में जिनमें करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। G20 का जीरो यहाँ से गायब है। जीरो कहाँ है? वो जीरो आपको हम दिखाते हैं। इस पूरे जो बोर्ड है इसके पीछे चलिए, और पीछे जब आप पहुंचते हैं तो जो यहाँ की व्यवस्था है वो देखकर आप समझते हैं कि किस तरह से चीजों को कबाड़ कर दिया गया। उन चीजों को कबाड़ बना दिया गया जो कि ठीक से रखी जाती तो शायद बहुत सुंदर लग सकती थी। तो G20 का जीरो कहाँ है? G20 का जीरो ये रहा। ये है G20 का जीरो, जिसको ना सिर्फ उखाड़ दिया गया, खराब कर दिया गया, बल्कि उसके ऊपर जो ग्रीन कलर का पेंट था या लेयर थी उसको भी हटा दिया गया। मतलब चीजों को खराब करने की भी कोशिश की जा रही है, बात सिर्फ चोरी की नहीं है। सरकार ने फिर कई यूजर्स के मोबाइल में भेजा अलर्ट। आपदा को लेकर की टेस्टिंग। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। खबर है कि त्योहारों के दौरान 5G स्मार्टफोन की बिक्री 75% तक बढ़ सकती है। एक मार्केट रिसर्च में ये बात सामने आई। इस साल अब तक देश में 150 नए 5G स्मार्टफोन लॉन्च हो चुके हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले 34% ज्यादा रहे। अभिनेता आफताब शिवदास्तानी से साइबर अपराध का मामला सामने आया। आरोप है कि उन्हें साइबर ठगों ने करीब 1.5 लाख रुपए की चपत लगा दी। इसको लेकर उन्होंने बांद्रा थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई। आफताब के मुताबिक उनसे किसी ने KYC करवाने को लेकर मैसेज भेजा, फिर जैसे ही वो प्रोसेस करवाने के लिए आगे बढ़े तो उनके बैंक खाते से ये रकम कट गई। नोकिया ने G सीरीज में नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया। नोकिया G42 5G सितंबर में पेश किया गया था। तब इसमें 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज मिल रही थी, लेकिन नए वेरिएंट में 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज मिलेगी। शुभमन गिल को अस्पताल से मिल गई है छुट्टी। खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए सीधे चलते हैं खेल चक्कर। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया बुधवार को अफगानिस्तान के खिलाफ अपना दूसरा वनडे मैच खेलेगी। ये मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दोपहर 2 बजे होगा। हालांकि इस मुकाबले में भी शुभमन गिल नहीं खेलेंगे। उन्हें डेंगू होने के बाद चेन्नई के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन अब छुट्टी मिल गई है। चर्चा है कि उनके कवरअप के तौर पर टीम में यशस्वी जायसवाल या फिर ऋतुराज गायकवाड़ को बुलाया जा सकता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने एशियन गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से दिल्ली में मुलाकात की। यह कार्यक्रम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुआ। इस दौरान पीएम ने उन्हें संबोधित भी किया और उनके प्रदर्शन की तारीफ की। साथ ही पीएम ने खिलाड़ियों से ड्रग फ्री इंडिया का संदेश भी पहुंचाने की अपील की। इस कार्यक्रम में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। साल 2028 में होने वाले ओलंपिक गेम्स में फिर क्रिकेट शामिल होगा। ये बात भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्डसिटी ने कही। उनके मुताबिक इसमें पुरुष और महिला दोनों टीम खेलेंगी। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान 15 अक्टूबर को मुंबई में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र में की जाएगी। वर्ल्ड कप के अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 137 रनों से हरा दिया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 364 रन बनाए, जिसके बाद बांग्लादेश की टीम महज 227 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने नया इतिहास बना दिया। दोनों ने डबल्स रैंकिंग में पहला पायदान हासिल कर लिया। पिछले हफ्ते इस जोड़ी ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। प्रो कबड्डी लीग के लिए हुई नीलामी में कई खिलाड़ी महंगे दामों पर बिके। भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान पवन सहरावत को तेलुगु टाइटंस ने 2 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा। इस नीलामी में 5 खिलाड़ी 1 करोड़ क्लब में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के 15 साल के अर्णव ने प्ले कार्ड से सबसे बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसके लिए उन्होंने 1,43,000 प्ले कार्ड की मदद ली। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक उन्होंने कोलकाता की 4 ऐतिहासिक इमारतों के स्ट्रक्चर खड़ा करने में 41 दिन लिए। तो इसी के साथ न्यूज पक में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।